गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। जैसा कि पहले मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के ऊपर बनाऊंगा, तो आज मैं ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तीनों में क्या रिलेशन है, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, ये ओम्स लॉ किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? एट ए constant temperature at a constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to voltage। तो ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना। तो ओम्स लॉ कब फॉलो होता है? जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, समान होता है, उसी समय जो है ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो करंट का फ्लो जो है वोल्टेज का प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। कब? जब टेम्परेचर जो है उस कंडक्टर में समान होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो चलिए देखते हैं मैथमेटिकली यह किस। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो किसी कंडक्टर से बह रहा करंट वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए आता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी कंडक्टर है तो उसका अपना रेजिस्टेंस पावर होता है, उसका करंट सहने का शक्ति होता है कि कितना उसका रेजिस्टेंस पावर है, कितना एम्पियर तक वो करंट जो है एफोर्ड कर सकता है, सह सकता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाने के लिए यहाँ पे लाया जाता है रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं कोस्टेंट। ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे कोस्टेंट का काम करता है, कोस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसे कहा जाता है। तो इसे हम ऐसे सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं V = I × R। R × I को हम I × R भी लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। V = IR कहलाता है ओम्स लॉ। मतलब वोल्टेज बराबर क्या हो गया? करंट और उस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, दोनों का मल्टीप्लाई को बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, है ना। मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक कि किस में हम लोग मेजर करते हैं। तो वोल्टेज का यूनिट हो गया वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे V क्या हो गया? V हो गया यहाँ पे वोल्टेज। I क्या हो गया यहाँ पे? करंट। और R यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? कांस्टेंट का। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। ठीक है। तो मेन ओम्स लॉ जो है याद रखना है, V = IR, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है। तो जब ये ओम्स लॉ याद रहेगा तो इसी से निकल जाएगा करंट और इसी से निकल जाएगा रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ओम्स लॉ से। तो अभी हम देखें क्या, V बराबर वोल्टेज बराबर I × R। वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, है ना। तो यहाँ से I हम लोग निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? ये I जो है रेजिस्टेंस के साथ में क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में रहता है तो इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है ना।
तो क्या हो जाएगा, I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये हो गया करंट का फार्मूला। तो करंट बराबर क्या हो गया, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट मेरा निकल जाएगा। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है, मात्रक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, है ना। इस फार्मूला से ओम्स लॉ से हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, करंट को इधर ले आएंगे तो वोल्टेज अपॉन करंट, ये हो गया रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और ओम को हम लोग सिंबॉलिक इससे डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो गया ओम। तो ओम्स लॉ से, अगर ओम्स लॉ आप जानेंगे तो ओम्स लॉ से 3 फार्मूला निकलता है ना। एक फार्मूला वोल्टेज का, एक फार्मूला करंट का, एक फार्मूला रेजिस्टेंस का। 3 फार्मूला जो है ओम्स लॉ से आता है ना। ये तीनों फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक फार्मूला कौन हो गया, वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये आपका बेसिक फार्मूला। ये याद रहेगा तो इसी से तीनों जो है डिराइव हुआ है, इसी से तीनों निकला है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगुलर रूल्स क्या होता है। ट्रायंगुलर रूल्स के द्वारा वोल्टेज और करंट जो है कैसे निकालते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर रूल्स के द्वारा हम लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। ये है आपका ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल है ना। इसको इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं और इस भाग को फिर एक भाग में और डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस ट्रायंगल को हम लोग टोटल 3 भाग में डिवाइड कर दिए, है ना। यहाँ पे लिख दिए वोल्टेज, यहाँ पे लिख दिए करंट, यहाँ पे लिख दिए रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर रूल्स याद रखना है। ट्रायंगुलर रूल्स से आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता सकते हैं कि वोल्टेज का क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर रूल्स। यह है ट्रायंगुलर रूल्स। है ना। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वोल्टेज बराबर नीचे का जो दोनों है करंट और रेजिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला, है ना। वोल्टेज बराबर नीचे का जो दोनों है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, V = I × R। तो ये हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला, है ना। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपका निकल गया। करंट का फॉर्मूला अगर निकालना हो कि करंट बराबर क्या होता है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। देख रहे हैं नीचे की ओर है ना, वोल्टेज का नीचे है रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, वोल्टेज में करंट से डिवाइड कर देंगे। वोल्टेज के नीचे है करंट, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये ट्रायंगुलर रूल से आप वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों बता सकते हैं कि क्या होता है ना। तो इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओम्स लॉ जानेंगे तो आगे जो है आपको पावर समझ में आ जाएगी। अगर पावर समझ में आ गई तो आपको यह पता चल जाएगा, है ना, कि कितना का लोड है, कितना पावर का लोड है। अब उस लोड को चलाने के लिए कितना स्क्वायर mm का आप वायर और केबल यूज करेंगे, है ना। तो कोई भी लोड है तो उसका एम्पियर जानना जरूरी है कि कोई भी लोड है तो वो कितना एम्पियर लेकर चलेगी, कितना एम्पियर लेगी। अगर एम्पियर आपको निकालने आ गया तो आप ये बता सकते हैं कि उसको चलाने के लिए कितना स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे। हम लोग क्या होता है, कहीं कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोड हमको चलाना होता है तो सोचते हैं अरे कितना मोटा तार लगाएंगे कि ये चल जाएगा, है ना। तो कितना मोटा तार लगाएंगे किसी से पूछने का जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना पावर है उसका, है ना। तो कितना पावर है तो कितना एम्पियर करंट लेगा, तो हम लोग खुद निकाल सकते हैं कि कितना स्क्वायर mm का वायर या फिर केबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताएंगे पावर के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, है ना। तो पावर का भी आप वीडियो जरूर देखेंगे। ओम्स लॉ अगर समझ में आ गया तो पावर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, और पावर समझ में आ गई तो आप किसी भी लोड का कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है पावर के ऊपर रहेगा, और उसे देखना ना भूलें।